अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स का लेक्चर हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में स्टार्ट में हमने डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन देखे विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म हमने न्यूक्लियर रिएक्शन की है, और फिर हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल क्लास से डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म की। उसी के साथ हमारे पास कंजर्वेशन लॉ को भी हमने टॉपिक को साथ किया। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है एनर्जेटिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसमें जो हमारे पास अगर एनर्जी के बारे में बात करें तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से फिर हमारे पास ऑनवर्ड किन किन फीचर्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास जनरल फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियर रिएक्शन है कि एक हमारे पास है प्रोजेक्टाइल ए, वो किसी टारगेट के ऊपर फॉल करता है और रिजल्ट में हमारे पास दो पार्टिकल इमिट हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं रेजिड्यू न्यूक्लियस और दूसरे को हम कहते हैं इमिटेड पार्टिकल। और हमने कल बात की थी कोई रिएक्शन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी हमारे पास बिफोर रिएक्शन इनिशियल एनर्जी इक्वल आएगी हमारे पास फाइनल एनर्जी की, या दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हो कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल होगी आपके पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारे पास स्टार्ट में पार्टिकल गिवन होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो हमारे पास पार्टिकल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये हम कहेंगे कि हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी है या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल आ जाएगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की। अब रिएक्टेंट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास प्रोजेक्टाइल है तो क्या होगा एनर्जी ऑफ स्मॉल ए, और इस तरह हमारे पास एनर्जी ऑफ टारगेट इक्वल आएगी एनर्जी ऑफ इमिटेड पार्टिकल इंटू एनर्जी ऑफ रेजिड्यू। अब ये जो एनर्जी है ये बेसिकली क्या है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ये जो एनर्जी है ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी है। और रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। यहाँ पे जो टी ए है ये बेसिकली आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे जितने भी आपके पास एम है ये रेस्ट मास है। तो इसका मतलब है ये रेस्ट मास ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। सिमिलरली हमारे पास रेस्ट मास ऑफ टारगेट पार्टिकल प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट पार्टिकल इक्वल हो गया आपके पास रेस्ट मास ऑफ द इमिटेड पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड पार्टिकल साथ में रेस्ट मास ऑफ द रेजिड्यू पार्टिकल और उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रेस्ट मास की एनर्जी है वो एक साइड पे कर देते हैं। हमारे पास ये एम ए और एम एक्स वाली इधर ही गिवन थी, ये दोनों टर्म मैं दूसरी तरफ लेके जाती हूँ तो मैं माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो एम बी प्लस एम सी है। और जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है उन दोनों को एक साइड पर ले आ जाए तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोगों ने पहले डिफाइन किया हुआ है कि क्यू वैल्यू को अगर हम डिफाइन करें तो क्यू वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, मतलब इनिशियल रेस्ट मास एनर्जी इनटू फाइनल रेस्ट मास एनर्जी, वो हमारे पास कहलाती है क्यू वैल्यू। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास इनिशियल मास है और ये हमारे पास फाइनल रेस्ट मास है, और इसका मतलब है ये इनिशियल रेस्ट मास एनर्जी है और ये हमारे पास फाइनल रेस्ट मास एनर्जी है। तो इस एनर्जी को हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्यू है। तो ये क्यू किसके आ गया, हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो है ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास। कि यहाँ पे इसकी जगह सारे हम लोग ने लिख दिया, हमारे पास यहाँ पे क्यू आ गया और ये हमारे पास टी वाई प्लस टी बी माइनस टी ए प्लस टी वाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू वैल्यू तक एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारे पास क्यू वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और क्यू वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है। पहले हम केस कहते हैं कि हमारे पास क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब क्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब ये कब हमारे पास हो सकता है, अब क्यू को देखो, क्यू हमने ये कहा है कि इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। अब ये तब हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है जब पहली वाली टर्म जो है वो बड़ी हो और नेक्स्ट वाली टर्म से, क्योंकि तब ही ना बड़े में से हमारे पास छोटा माइनस होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो इसका मतलब है कि हम ये कहते हैं कि इनिशियल जो मास है वो हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए फाइनल मास से। तो हमारे पास क्या है कि क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब है कि इनिशियल मास जो है वो ग्रेटर होगा फाइनल मास से। जबकि काइनेटिक एनर्जी में ये अपोजिट रिलेशन है, फाइनल माइनस इनिशियल है। तो ये कब पॉजिटिव होगा, जब फाइनल एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए इनिशियल एनर्जी से। अगर आपके पास ऐसा है कि इनिशियल रेस्ट मास ग्रेटर है आपके पास फाइनल रेस्ट मास से, या दूसरी वर्डिंग में आप कहते हो कि जो फाइनल एनर्जी है वो ग्रेटर है इनिशियल एनर्जी से, तो उस टाइम आप कहेंगे कि आपकी क्यू जो है वो पॉजिटिव है। और उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है इसमें इमिट होना,
थर्मिक का मतलब होता है हीट। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट इमिट होती है, और हीट क्यों इमिट हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हीट आएगी। अब फाइनल एनर्जी ज़्यादा क्यों आ जाती है, अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन है कि हम ये कहते हैं कि इनिशियल मैथ हमारे पास ज़्यादा है फाइनल से, तो फाइनल एनर्जी भी क्यों ज़्यादा आ गई है। तो हम लोग पीछे मैथ डिफेक्ट के अगर टॉपिक पे चले जाएँ, तो मैथ डिफेक्ट का कंसेप्ट हमें कहता है कि अगर आपके पास दो न्यूक्लियस को आपने कंबाइन किया तो जितना उसके दरमियान मैथ का डिफरेंस आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं ना, इक्वल आता है डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर, कि जितना मैथ का डिफरेंस आएगा, मीन हमारे पास इनिशियल में से जितना इनिशियल मैथ हमारे पास फाइनल कम होगा, तो वो मैथ को तो कंजर्व करना है, तो वो जो सारा मैथ है जो हमारे पास कम हुआ है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हम अभी ये कह रहे हैं ना कि इनिशियल मैथ जो वो ज़्यादा और फाइनल कम मिला है, तो फाइनल में मैथ कम हुआ तो बाकी मैथ किधर गया है, बेसिकली वो जो मैथ है वो हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वही जो एनर्जी है वो आउटकम में हमें मिलती है, जिसकी वजह से उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड टाइप है हमारे पास अगर Q लेस देन ज़ीरो मीन Q नेगेटिव हो, तो वो कब हमारे पास नेगेटिव आएगी, जब आपके पास सेकंड टर्म वो बड़ी होगी, क्योंकि सेकंड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो जब ये बड़ी होगी तो तब हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म में से तो Q नेगेटिव आएगा। इट्स मीन जब फाइनल मैथ आपके पास ग्रेटर देन होगा, फाइनल मैथ हमारे पास लेस देन होगा इनिशियल मैथ से, या दूसरी वर्डिंग में हम लोग कहते हैं हमारे पास जो फाइनल इनिशियल एनर्जी है वो ग्रेटर हो जाती है फाइनल एनर्जी से, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडो का क्या हुआ है कि फाइनल एनर्जी कम हुई है, मीन हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी इन करनी पड़ती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हमारे पास इसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, ये पहले भी हम बात की हुई है। एक हमारे पास रेफरेंस फ्रेम होता है लैब, और एक होता है सेंटर ऑफ मैथ फ्रेम। अब लैब फ्रेम में बात याद रखनी है, लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा ये जो टारगेट होता है वो रेस्ट पे होता है, कि हमारे पास टारगेट रेस्ट पे है, एक प्रोजेक्टाइल आया, उसने टारगेट के रेस्ट ऑर्बिट पे फॉल किया, और आउटकम में आपके पास दो पार्टिकल निकलते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाते हैं। एक बी है जो कि अगर नॉर्मल अगर उसकी लाइन को ड्रा करें ना, उसकी नॉर्मल लाइन, तो वो तो ये चलनी चाहिए। अब हमारा पार्टिकल तो हमारे पास किसी एंगल के साथ चलेगा, कितने एंगल के साथ गया, थीटा के साथ गया, और सेकेंड पार्टिकल जो रेजिड्यू पार्टिकल है वो किसी और एंगल के साथ गया, वो कितना आपके पास 5। दूसरा हमारे पास सेंटर मैथ फ्रेम क्या होता है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें दोनों मूव कर रहे होते हैं, प्रोजेक्टाइल भी मूव कर रहे होते हैं और आगे पास टारगेट भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास अपोजिट होती है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है ये हमारे पास मूव कर रहा है राइट की तरह, तो हमारा ये जो टारगेट है ये मूव करके आ रहा होता है, लेफ़्ट से आ रहा होता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये दोनों मैच करते हैं, और इन दोनों के मैच होने से फिर हमारे पास नए पार्टिकल इमिट हो जाते हैं। वो भी दो पार्टिकल हैं, एक को हम कहते हैं इमिटिंग न्यूक्लियर और दूसरा हमारे पास रेजिड्यू न्यूक्लियर, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। अब इनकी भी अपोजिट डायरेक्शन ये रीज़न ये होती है कि हमने कहते हैं कि हमने जितने भी लॉज होते हैं उन्हें होल्ड करवाना होता है। मेन हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो हमारे पास एंगुलर लीनियर मोमेंटम होता है उसे कंजर्व करवाना है। तो हमारे पास बिफोर रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि इनकी वेलोसिटी सेम होती है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से टोटल मोमेंटम जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो फाइनल में भी टोटल ज़ीरो होना चाहिए, वो तब ज़ीरो होता है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करके जाए। तो ये जनरल हमने देखा कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हमने कंसिडर करना है लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। हम कंसिडर करते हैं एक लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसका मतलब है हमारे पास टारगेट जो है वो रेस्ट पे है, हमारा प्रोजेक्टाइल आया है उसने इस टारगेट के ऊपर फॉल किए हैं, हमारे पास आउटकम में दो पार्टिकल आए, इमिटेड पार्टिकल है और रेजिड्यू पार्टिकल है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर गए। अगर हम देखो तो ये हमारे पास एंगल बना रहे हैं, ये हमारे पास जा रहा है बी का, ये हमारे पास जा रहा है वाई का, बी का एंगल बना रहा है थीटा और वाई वाला एंगल बना रहा है फाई। अगर हमारे पास एंगल बना रहा है तो हम इन एंगल को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एंगल के सामने आपके पास साइन थीटा, मोमेंटम को मैं कर रही हूँ, ये इसका मोमेंटम मैं कहती हूँ मेरे पास है पी बी, ठीक है, और इसका मोमेंटम हम लोग कहते हैं हमारे पास है पी वाई। तो एंगल के सामने क्या हो जाएगा यहाँ पे पी बी और ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और हमारे पास जिस पे एंगल बना रहे होते हैं वो क्या होता है हमारे पास काज के साथ, तो क्या हो जाएगा पी बी काज ऑफ आपके पास थीटा। इसी तरह फाई को रिप्रेजेंट करते हैं तो फाई वाला क्या होगा, एंगल के सामने साइन के साथ आएगा, और ये वाई वाला है तो ये क्या हो जाएगा
वाई साइन और साथ में आपके पास आ जाएगा फाई, और जिसके ऊपर एंगल बनाता है वो काज के साथ होता है, तो पी वाई और साथ में काज और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा फाई। तो ये इसके कंपोनेंट में हमारे पास रिजॉल्व हो गए हैं। तो अब हम इसके ऊपर हमारे पास इसी कंपोनेंट की लास्ट से इक्वेशन लिखें। तो पहले हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस में लिखते हैं, इसका मोमेंटम है पी ए, ये रेस्ट पे है तो इसका कोई मोमेंटम नहीं है, इक्वल हो गया। अब इसी के ओरिजेंटल एक्सिस में एक मोमेंटम है पी बी काज ऑफ थीटा और एक आपके पास है पी बी काज ऑफ फाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनिशियली हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस में, ये हमारे पास एक्स एक्सिस में हमारे पास मोमेंटम की इक्वेशन आ गई है। अब इसी तरह हम लोग अलॉन्ग वाई एक्सिस में लिखते हैं, तो वाई एक्सिस में ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो इसके भी हमारे पास जीरो हो जाएगा अलॉन्ग वाई एक्सिस। टारगेट तो वैसे ही रेस्ट पे है। अब ये अप में जा रहा है जो बी वाला है, और जो दूसरा है वो हमारे पास डाउन में जा रहा है। तो हमारे पास अप में जो होता है वो वाई पॉजिटिव लेता है और डाउन में नेगेटिव लेते हैं। तो मोमेंटम में अगर हम लोग आ जाएँ तो क्या होगा, पी बी साइन ऑफ थीटा माइनस पी वाई काज ऑफ फाई। और अगर हम लोग क्यू वैल्यू को हम लोग डिफाइन करें तो क्यू वैल्यू में हमारे पास क्या होते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, और फाइनल क्या है वाई की भी और बी की भी, माइनस इनिशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, ये पार्टिकल जब रेस्ट पे ये मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो इनिशियली आपके पास काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किसकी रहती है, टी ए की रहती है। अब इसमें से हम लोग टी वाई को अगर फाइंड आउट करना चाहिए तो क्या हो जाएगा, क्यू ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास टी माइनस का है तो इधर आके प्लस का होगा। ये इक्वेशन आपने एक याद रखनी। अच्छा जी, इस इक्वेशन नंबर 3A में से हम लोग पी वाई काज ऑफ फाई को सेपरेट कर लिया, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से भी पी वाई साइन ऑफ फाई को सेपरेट कर लिया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बने। चलिए इसे मैं कह देती हूँ, ये 4 हमारे पास A है और ये हमारे पास है 4B। अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं और दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। जैसे हमने स्क्वायर किया और ऐड किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पे काज स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई कॉमन लेंगे तो काज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, जस्ट पी वाई का स्क्वायर रह जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे भी पी बी का स्क्वायर काज स्क्वायर है और पी बी साइन स्क्वायर है, ये दोनों भी मिलकर क्या बन देंगे 1, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब आपके पास पता है कि जो मोमेंटम होता है पी इक्वल होता है आपके पास, ये आप लोग बड़े अच्छी जानते हो कि पी का काइनेटिक एनर्जी की लिहाज से अगर हम लोग इसे डिफाइन करें तो आप कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो टी से डोनेट करे वो होती है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो वही हमने डिफाइन करते हैं पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m में। तो मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया। अब 2 सब में आ रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, एम वाई के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि टी बी के, यहाँ पे टी बी की पावर है 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली पावर जो होती है ना एक्स की स्क्वायर होती है, फिर उसमें से कम हो जाती है पावर, उसकी हाफ हो जाती है, फिर उसके बाद उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। ये बी, अगर ये मैं कहती हूँ ए है, ये बी है और ये सी इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है जिसकी पावर 1 है। अगली दफ़े इसकी पावर कम और उसकी हाफ हो जाएगी तो 1/2, और उसके बाद बाकी जितने नंबर है वो इसके लिए एज अ कांस्टेंट चलेंगे। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी बी के हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास देखें ये में हमारे पास एक टी बी की टर्म है, ये हमारे पास ना टी बी की एक टर्म आ रही है जिसकी पावर हमारे पास 1 है, ठीक है। और यहाँ पे टी वाई की जगह ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो टी बी वाले कंबाइन कर लिए, टी ए वाले हमारे पास कंबाइन कर लिए, और जो कांस्टेंट है वो हमने कंबाइन हमारे पास टी ए वाले का और बाकी जो नंबर है वो कंबाइन कर लें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास किसकी फॉर्म में, टी बी की फॉर्म में। तो ये इसका कहलाएगा ए, ये टी बी की पावर है 1/2, ये सारा उसका कहलाएगा बी, और ये जो बाकी सारा बच जाएगा ये उसका कहलाएगा सी। तो यहाँ से हमने क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, ठीक है। आपने ये सॉल्व करना, अब इतना लेवल है आपके पास, आप वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ कि हमने मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में सब्स्टिट्यूट किया। काइनेटिक एनर्जी में सब्स्टिट्यूट करने के बाद एम वाई के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड किया और 2 के साथ हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब ये जो टी वाई है इसकी जगह उसकी इक्वेशन नंबर पिछली इक्वेशन में हमारे पास ये जो गिवन थी ये टी वाई, इसकी ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो टी वाई की जगह क्यू ए प्लस टी ए माइनस टी बी, और बाकी वैल्यू एज इट है। अब यहाँ पे भी टी बी है और यहाँ पे भी टी बी है, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। ये भी टी ए है और यहाँ पे भी टी है, इनको आपने कंबाइन किया, और बाकी जो हमारे पास रह रहे थे कांस्टेंट उनको कंबाइन कर दिया।
अब वो कहते हैं कि यहाँ के पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में, जिसकी हायर पावर जो है वो आपके पास 1 है। फिर उसके बाद उससे कम पावर कितनी होगी, 1/2, और फिर उससे हमारे पास कम पावर जो होगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। यहाँ पे लिखा नहीं जा योग्य, पहले इसकी हायर पावर है 1, फिर इसका हाफ क्या होगा 1/2, और फिर पावर कम, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एनर्जी है वो हमारे पास एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कि मीन जैसे जैसे आप एंगल को चेंज करेंगे, तो अगर एनर्जी के आप कर्व देखो तो आपकी एनर्जी की जो कर्व है वो हमारे पास एंगल की चेंज होने से हमारे पास चेंज होती रहती है। अब इसका भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है क्लास, या अभी रिमेन इसका मज़ीद जो इसके फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, तो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।